आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हम राज्य सरकार की पूरी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं। हम रोज खबरों में सुनते हैं कि सरकार ने ये किया, वो कानून पास हुआ, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब असल में काम कैसे करता है? मतलब पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम की जरूरत होती है, जो मुख्य रूप से तीन बड़े और मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका होता है। आज हम इन्हीं तीनों स्तंभों की वास्तुकला को गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, कोई भी राज्य ये कैसे पक्का करता है कि सारी की सारी ताकत किसी एक ही इंसान या समूह के हाथ में न चली जाए? वो कौन सा जादुई शब्द या सिस्टम है जो सरकार के इन तीन अंगों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एजेंडे में क्या क्या है। पहला, सरकार के तीन मुख्य अंग। दूसरा, व्यवस्थापिका यानी कानून का जन्म। तीसरा, कार्यपालिका जो प्रशासन चलाती है। चौथा, न्यायपालिका यानी हमारे संविधान की रक्षा। और अंत में शक्तियों का संतुलन और निष्कर्ष। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सरकार के तीन मुख्य अंग। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को समझना होगा। ये एक ऐसा बुनियादी उसूल है जिसका इकलौता मकसद है सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकना। अधिकारों को अलग अलग अंगों में बांटकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी एक संस्था पूरी तरह से निरंकुश या मनमानी न करने लगे। मतलब ये प्रशासनिक ईमानदारी को बनाए रखने का एक बेहद स्मार्ट और असरदार तरीका है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है कि कैसे कोई भी कानून अपने जीवन चक्र में तीन अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। ये एकदम सीधी प्रक्रिया है। चरण 1, व्यवस्थापिका कानून बनाती है। फिर आता है चरण 2, जहां कार्यपालिका उस कानून को जमीन पर लागू करती है। और फिर चरण 3, न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करती है। ये एक लगातार चलने वाली चेन है, जहां हर अंग का अपना एक बहुत ही खास और जरूरी रोल है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, व्यवस्थापिका, जहां से कानून का जन्म होता है। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है। राज्य में असल में ये कानून बनाने का काम करता कौन है? रोज नए नियमों और अधिकारों की बातें होती हैं, लेकिन इन नियमों को कागज पर उतारने की असली पावर किसके पास है? बिल्कुल सही। इसका सीधा सा जवाब है व्यवस्थापिका। यही वो इकलौती संस्था है जिसे राज्य में नियम या कानून बनाने का खास अधिकार मिला हुआ है। चाहे शिक्षा से जुड़ा कोई नया नियम हो या फिर ट्रैफिक से जुड़ा कोई नया कानून, उस पर मुहर लगाने और उसे आकार देने का सारा काम व्यवस्थापिका के कमरों में ही होता है। अगर हम इस राज्य व्यवस्थापिका के हिस्सों को देखें, तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। पहली है विधानसभा, जो भारत के हर एक राज्य में होती ही है। और दूसरी है विधान परिषद, जो कुछ गिने चुने राज्यों में ही देखने को मिलती है। ये दोनों मिलकर किसी भी राज्य के विधायी कार्यों को पूरा करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, कार्यपालिका, जिसका काम है प्रशासन चलाना। यहाँ इन दोनों अंगों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है व्यवस्थापिका, जिसका काम सिर्फ नियम लिखना और कानून बनाना है। और दूसरी तरफ है कार्यपालिका, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है उन कानूनों को असल दुनिया में लागू करने की। ये एक बहुत ही जरूरी हैंडओवर है, क्योंकि देखिए, सिर्फ कानून बना देना ही तो काफी नहीं है ना। उसे जमीनी स्तर पर काम में लाना कार्यपालिका का ही तो काम है। अब जब प्रशासन की बात हो ही रही है, तो लीडरशिप का सवाल आना तो लाजमी है। तो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन को संभालने वाला मुख्य कार्यपालिका प्रमुख आखिर होता कौन है? वो कौन सा चेहरा है जो राज्य के बड़े फैसलों को रिप्रेजेंट करता है? सही सोचा। मुख्यमंत्री ही राज्य का प्राथमिक और मुख्य कार्यपालिका प्रमुख होता है। पूरे राज्य प्रशासन की कमान सीधे तौर पर उन्हीं के हाथों में होती है और कार्यपालिका में उनकी भूमिका सबसे आगे और सबसे ज्यादा अहम होती है। हालांकि ये कार्यपालिका सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलती। इसके मुख्य सदस्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिपरिषद शामिल होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। जहाँ पुलिस और बड़े अधिकारी जमीन पर कानून लागू करने के लिए इसी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, वहीं हमारे न्यायाधीश या पूरी न्यायपालिका इस पूरी कार्यपालिका प्रणाली से एकदम अलग होती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, न्यायपालिका।
जिसका काम है संविधान की रक्षा करना। अब सोचिए, अगर कानून बन भी गया और लागू भी हो गया, तो ये कैसे तय होगा कि वो कानून सही है या गलत? हमारे बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए आखिरी ढाल बनकर कौन खड़ा है? संविधान की रक्षा करने की ये भारी भरकम और मौलिक जिम्मेदारी आखिर है किसके पास? ये बेहद अहम जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। इसका काम सिर्फ लोगों के झगड़े सुलझाना नहीं है। इसका असली काम है कानूनों की सही व्याख्या करना, न्याय देना और सबसे बड़ी बात, हमारे संविधान की रक्षा करना। ये इस पूरे सिस्टम पर पैनी नजर रखती है और गारंटी देती है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। राज्य स्तर पर न्यायपालिका का एक बहुत ही स्पष्ट पिरामिड या पदानुक्रम होता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अंग है। और इसके ठीक नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालतें, जो लोकल लेवल पर न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग पर, शक्तियों का संतुलन और निष्कर्ष। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस पूरी प्रणाली को चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। याद है हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब यही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन तीनों अंगों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कोई भी एक अंग सुपर पावर न बन जाए। यहाँ हर एक अंग दूसरे पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल में रखता है। अगर इस पूरी व्यवस्था को समराइज करें तो तस्वीर एकदम साफ है। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, जिसमें विधानसभा और परिषद आते हैं। कार्यपालिका का काम है उन्हें लागू करना, जिसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री चलाते हैं। और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है, जिसकी जिम्मेदारी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा ओवरव्यू है। इस पूरी बात का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का मकसद क्या है। मकसद है हमारे लोकतंत्र को ताकतवर बनाना। जब ये तीनों अंग एक साथ एक सही बैलेंस में काम करते हैं ना, तभी एक मजबूत और शानदार लोकतंत्र पनप पाता है। यही वो असली ताकत है जो किसी भी राज्य की मशीनरी को बिना रुके चलाती है। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, सत्ता के सटीक संतुलन और बंटवारे के बिना क्या कोई भी लोकतंत्र सच में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? हमारे संविधान को बनाने वालों की ये दूरदर्शी सोच ये है जो हमें अराजकता से बचाती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से राज्य सरकार के काम करने के तरीके की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो गई होगी। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।